नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल के एमएच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के लेसन 1 का पाठ करने जा रहे हैं। लेसन 1 का हिस्ट्री से फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। कल भी हमने देखा था फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने कल देखा कि फ्रांस में लुई 16वां का शासन हुआ था और 1789 में फ्रांस में एक क्रांति शुरू हुई जो बास्तिल जेल के से शुरू हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे कि बास्तिल जेल से जब शुरू हुआ तो क्या फ्रांस में जो शासन होता था वह किस आधार पर होता था। तो हम लोग बताएंगे कि फ्रांस में निरंकुशवाद का शासन था। फ्रांस में निरंकुशवाद का शासन था। निरंकुशवाद का शासन था। फ्रांस में शासन किस पद्धति पर था? तो निरंकुशवाद के शासन पर आधारित था। निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है, निरंकुश से क्या समझते हैं, तब बताएंगे कि निरंकुशवाद का अर्थ होता है निरंकुशवाद का अर्थ होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार पर किसी प्रकार का दबाव न हो। निरंकुशवाद से क्या समझते हैं? तो निरंकुशवाद का अर्थ होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार पर, शासन व्यवस्था में किसी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न होता है। अच्छा, राष्ट्रवाद, जो फ्रांस में पहली राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो फ्रांस में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो फ्रांस में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति 1789 में हुई थी। फ्रांस में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कब हुई, यानी फ्रांस में राष्ट्रवाद की अवधारणा कब जगह, विकास कब हुआ? तो फ्रांस में राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में हुई और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिससे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य होता था। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक अंकुश राजा का आधिपत्य था। तो पहला पॉइंट हमने जब पढ़ा तो पहला पॉइंट में कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक अंकुश राजा का आधिपत्य था। तो नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें निरंकुशवाद का शासन था। निरंकुश, यहाँ कहा गया कि अंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर सरकार का किसी प्रकार का दबाव न हो, और अंकुश का अर्थ होता है कि सरकार पर दबाव बनाई जाए। और हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में क्या था, कि फ्रांस में निरंकुश था, निरंकुशवाद का शासन था, राजा पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। यही कह रहा है कि अंकुशवाद का राजा का आधिपत्य था। तो ये पॉइंट गलत हो गया कि कह रहा है 1789 में फ्रांस पर एक ऐसा राज्य था
जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक अंकुश राजा का शासन था। तो ये गलत, निरंकुश राजा का आधिपत्य था। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट में क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकालकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो सही बात है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति में जो राजनीतिक शक्ति था वो राजनीतिक शक्ति राजा से हटा करके, फ्रांस की क्रांति हुआ भी इसीलिए था कि जितनी भी शक्तियां थी राजा से हटाकर संवैधानिक तरीके से बात को मनाई जा सके। तो कह रहा है कि राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकालकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो सही बात है कि राजतंत्र जो था वह संवैधानिक तौर से काम करने के लिए बनाई गई और राजनीतिक और संवैधानिक शक्ति से जब काम होगा तो फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के आधार पर काम होगा। तो ये पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। तो ये भी बात सही है कि फ्रांसीसी क्रांति भी हुई इसलिए थी क्योंकि उससे पहले हम देखे थे कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद हुआ था तो यूरोप सबसे पहले स्वतंत्र हो गया था और फ्रांस पर अपना आधिपत्य और अधिकार जमाया हुआ था। तो जब फ्रांस पर अधिकार और आधिपत्य जमाया हुआ था तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य लक्ष्य यही होगा कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, यानी राजा पर किसी प्रकार का दबाव न हो उससे मुक्त करा देना है। तो फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य जो था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश राष्ट्रों से मुक्त कराए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यदि यहाँ पे हमारा एक नंबर में अंकुश के बदले निरंकुश रहता तो ये भी पॉइंट हमारा सही होता। निरंकुश रहता तो पॉइंट हमारा सही होता, लेकिन ये कहा है कि अंकुश है इसलिए ये पॉइंट गलत। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकालकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। और तीसरा पॉइंट, फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ये आपका क्वेश्चन 10th क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी। तो डायरेक्ट एक शब्द में कहेंगे कि वह निरंकुशवाद का शासन था। आगे जो हम लोग देखेंगे तो जब निरंकुशवाद का शासन था तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। और जब बुर्बो वंश की स्थापना किसने की तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट जब आया तो क्या नेपोलियन बोनापार्ट कुछ अपने साथ कुछ बदलाव भी किया? तो हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने साथ कुछ बदलाव भी किया। उसने नेपोलियन संहिता कोड लागू कर दिया। नेपोलियन संहिता कोड नेपोलियन ने किसने लागू की थी? तो नेपोलियन संहिता कोड नेपोलियन ने लागू की थी 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता को नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता कोड से नेपोलियन संहिता के नाम से लागू किया। यानी जब नेपोलियन संहिता कोड आया तो नेपोलियन संहिता कोड किस नाम से जाना गया? तो नेपोलियन संहिता कोड जो था 1804 ईस्वी के नागरिक संहिता कोड था। जो 1804 ईस्वी के नागरिक संहिता कोड को नेपोलियन संहिता कोड के नाम से जाना गया। उसके बाद फ्रांस में जो क्रांति हुई तो फ्रांस में नेपोलियन ने कब हमला किया? तो नेपोलियन इटली में 1797 ईस्वी में हमला किया था। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया? तो नेपोलियन इटली पर 1798 ईस्वी में हमला किया।
फलतः फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के इस इटली पर हमला करने के साथ ही फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। उसके बाद हमने देखा था कि लुई 16वां को जब 1799 ईस्वी में जब पुनः दोबारा शासन के लिए वो आया तो उसको गिलोटिन पर चढ़ा करके हत्या कर दी गई। उसके बाल बच्चे फ्रांस छोड़कर भाग गए। उसके बाद 1797 ईस्वी में नेपोलियन आया और वह 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक शासन किया। जब नेपोलियन 1804 से 1815 ईस्वी तक शासन किया, उसके बाद जब 1815 में वह जब वापस जा रहा था उसे रास्ते में ही लू लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1870 ईस्वी के बीच हुआ था। इटली का एकीकरण 1859 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच हुआ था। 1859 से 1870 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1869 से लेकर 1870 ईस्वी में हुआ। अब देखेंगे कि लाइपज़िग का युद्ध कब हुआ था। तो लाइपज़िग का युद्ध 1813 ईस्वी में हुआ था। लाइपज़िग का युद्ध 1813 ईस्वी में हुआ था। लाइपज़िग का युद्ध कब हुआ था? लाइपज़िग का युद्ध 1813 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हो गई। इसी युद्ध के बाद नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन विश्व विजेता था। वह जब पूरे विश्व को जीतकर वापस जा रहा था तब उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। नेपोलियन के बारे में यदि देखें तो नेपोलियन ने अपने साथ एक बैग भी लिए हुआ है। एक तस्वीर में दिखाया गया है एनसीईआरटी के बुक में कि नेपोलियन अपने साथ एक बैग लेकर जा रहा है। उस बैग में क्या था? तो उस बैग में नेपोलियन के द्वारा जीते हुए साम्राज्य की चिट्ठियां थी, जो उसके झोले से गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके बाद नेपोलियन के लाइपज़िग के युद्ध के बाद देखेंगे तो नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? तो नेपोलियन ने इटली पर 1797 में हमला किया था। नेपोलियन ने इटली पर 1797 ईस्वी में हमला किया। नेपोलियन इटली पर कब हमला किया था? तो 1797 ईस्वी में नेपोलियन जब हमला किया, उसके बाद वह वापस जाने लगा तो इटली का एकीकरण हुआ। और तब कहा गया कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1869 से 1870 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण 1869 ईस्वी से 1869 ईस्वी से 1870 ईस्वी में हुआ। 1869 से 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। उसके बाद कहा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसके बाद जर्मनी का एकीकरण होगा। तो जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871 के बीच हुआ। जर्मनी का एकीकरण 17
1800 जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871 ईस्वी तक हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 ईस्वी में हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1866 से लेकर 1871 ईस्वी में हुआ। इटली के एकीकरण के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति का अर्थ हुआ कि काम धंधे उद्योग के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तो क्या बोलते, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। 18वीं शताब्दी में हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति जब शुरुआत हो गई, तब फ्रांस और जर्मनी औद्योगिक क्रांति के लिए भी तैयार हो गया। जब फ्रांस और जर्मनी जब औद्योगिक क्रांति के लिए जब शुरू हुआ, तब फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुआ? तब फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 19वीं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में और फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा, ये जो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी कहने का अर्थ क्या हुआ? तो 18वीं शताब्दी कहने का अर्थ हुआ कि टाइम पीरियड कितने से कितने के बीच? तो 18वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड होगा 1701 से लेकर 1800 के बीच का जो साल होगा वह सभी 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। 19वीं शताब्दी का 1801 से लेकर के 1900 के बीच की जो सदी होगी वह 19वीं शताब्दी कहलाएगा। 19वीं शताब्दी में फ्रांस जर्मनी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई फ्रांस में। उसके बाद जब फ्रांस में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो नेपोलियन किस वर्ष हार गया था? तो नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन फ्रांस से कब हार गया था? तो 1815 ईस्वी में फ्रांस में हार गया और वह वापस चला गया। वापस जाते वक्त रास्ते में ही इसकी 1815 ईस्वी में ही नेपोलियन की मृत्यु हो गई। यहाँ पे लिख लेंगे कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो नेपोलियन की मृत्यु 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की मृत्यु 1815 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ। बेबीलोन में हुआ। नेपोलियन की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो नेपोलियन की मृत्यु 1815 ईस्वी में यूरोप के बेबीलोन में हुआ। उसके बाद नेपोलियन का जब मृत्यु हो गया तो नेपोलियन ने जर्मन महासंघ
किस राज्य में स्थापित किया था? तो नेपोलियन जर्मन महासंघ की स्थापना जर्मन महासंघ की स्थापना 39 राज्यों में स्थापित किया था। नेपोलियन ने जर्मन महासंघ की स्थापना 39 राज्यों में की थी। नेपोलियन ने जर्मन महासंघ की स्थापना कितने राज्यों में की? तो नेपोलियन ने जर्मन महासंघ की स्थापना 39 राज्यों में की थी। उसके बाद नेपोलियन जब वापस चला गया तो नेपोलियन के वापस जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन की हार जब नेपोलियन की हार यूरोपीय सरकार की रूढ़िवादिता थी। नेपोलियन आखिर हारा क्यों? तो यूरोप की जो सरकार थी वह रूढ़िवादी था, वह नए विचारों में बदलाव नहीं करता, बदलाव लाना नहीं चाहता था। इसीलिए नेपोलियन वो जब बदलाव के लिए जब जंग छिड़ा तो ये यूरोपीय सरकार उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण नेपोलियन हार गया। और तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नेपोलियन की हार किसके कारण हुआ था? तो यूरोपीय सरकार की रूढ़िवादिता के कारण नेपोलियन की हार हुई थी। और नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हुई थी। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित था। ये सही बात है कि जब नेपोलियन की हार भी तभी हुई थी जब यूरोपीय सरकार ने रूढ़िवाद अपना लिया था। तो नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित था। हाँ, नेपोलियन सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित है, जिसके कारण नेपोलियन की हार हुई थी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1812 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नहीं, 1812 ईस्वी में नहीं हराया था, ये हराया तो था ब्रिटेन। नेपोलियन को कौन कौन देश ने मिलकर हराया था? तो नेपोलियन को ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। लेकिन ये 1812 ईस्वी में नहीं हराया था। नेपोलियन को कब हराया था? तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन ने युद्ध किया था। ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ये बाल्कन कंट्री से, इसे हम बाल्कन कंट्री भी कह सकते हैं क्योंकि ये सब छोटे छोटे देश थे। तो छोटे छोटे देश को बाल्कन कंट्री का अर्थ क्या होता है? तो वैसा जो छोटा छोटा देश हो उसे हम बाल्कन कंट्री कहते हैं। बाल्कन कंट्री तो 1812 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो नहीं, 1812 में नहीं हराया, 1815 ईस्वी में हराया। तीसरा पॉइंट क्या है? समझौते तैयार करने के लिए सभी प्रतिनिधि वियना में मिले थे। तो हाँ, समझौता को तैयार करने के लिए जितने भी प्रतिनिधि थे, यानी ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये सभी नेपोलियन को हराने के लिए कहाँ पे समझौता किया था? तो ये सभी समझौता वियना में किया था। और वियना समझौता कब हुआ था? तो वियना समझौता लिखेंगे कि वियना समझौता 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना समझौता कब हुआ? तब वियना समझौता 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ये बात भी सही है कि समझौते तैयार करने के लिए सभी प्रतिनिधि वियना में मिले थे। चौथा पॉइंट क्या है?
वियना संधि का उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन ने क्या किया था, जहां पे सत्ता उसको अपने अधीन करना था, वह अपना युद्ध के लिए वो अपना नियम कानून ही बदल देता था, वो अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाता था। तो वियना संधि का उद्देश्य ही था जो 1815 में हुआ, जो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिल करके एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। उसका उद्देश्य क्या था, उन सारे बदलावों का उद्देश्य यही था, उन सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ से हमारा कौन कौन पॉइंट सही है, तो यहाँ से हमारा पॉइंट 1, 3 और 4 सही है, और 4 सही है, 4 सही है। यानी इसमें कौन कौन पॉइंट सही है, यदि ये रहता दूसरा पॉइंट भी हमारा तब सही होता जब वो कहता है कि 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, तो ये बात सही हो जाता। लेकिन ये कब आएगी, 1812 ईस्वी में कहा था, तो नहीं 1812 नहीं, 1815 में। तीसरा पॉइंट, समझौते को तैयार करने के लिए सभी प्रतिनिधि वियना में मिले। तो सही बात है कि सभी व्यक्ति वियना में ही मिल करके प्लान तैयार किया था। और वियना की संधि कब हुई थी, तो वियना की संधि 1815 में हुई थी। चौथा पॉइंट है, वियना संधि का उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन के होता है। तो सही बात है कि उसका उद्देश्य ही था कि उन सारे बदलावों को खत्म करना जिसने नेपोलियन ने लागू किया था। अब इसके बाद आते हैं कि जोसेफ मेजिनी कहाँ का क्रांतिकारी था, तो बताएंगे मेजिनी इटली का क्रांतिकारी था, इटली का क्रांतिकारी था। जोसेफ मेजिनी कहाँ का क्रांतिकारी था, तो जोसेफ मेजिनी इटली का क्रांतिकारी था। और ये बात जान कि मेजिनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो लिखेंगे मेजिनी का जन्म 1807 ईस्वी में, मेजिनी का जन्म 1807 ईस्वी में इटली के जेनुआ में हुआ था, इटली के जेनुआ में हुआ था। जोसेफ मेजिनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जोसेफ मेजिनी का जन्म 1807 ईस्वी में इटली के जेनुआ में हुआ था, इटली के जेनुआ में हुआ था। और वह किस वंश का संगठन की स्थापना की थी, तो यह कार्बोनरी वंश की संगठन की स्थापना की थी। हम लोगों ने देखा कि मेजिनी का जन्म 1807 ईस्वी में इटली के जेनुआ में हुआ था, इटली के जेनुआ में हुआ था। तो अब ये बताएंगे कि मेजिनी जो है वह किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो लिखेंगे मेजिनी कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ था, गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ था। यानी मेजिनी किस वंश के संगठन से जुड़ा हुआ था, तो कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ था, कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। मेजिनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मेजिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनुआ में हुआ था। और जोसेफ मेजिनी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो जोसेफ मेजिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनुआ में हुआ था। यंग इटली और यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो यंग इटली और यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो यंग इटली और यूरोप की स्थापना
यूरोप की स्थापना यंग इटली यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। मेजनी ने किया था। यंग इटली और यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली और यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। मेजनी ने यंग इटली और यूरोप की स्थापना की, और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेजनी ने एक ऐसा व्यक्ति था जो कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था और 24 साल की युवावस्था के लिए लिगुरी कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनुआ में हुआ था। और जोसेफ मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो जोसेफ मेजनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनुआ में हुआ था। यंग इटली और यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली और यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली और यूरोप की स्थापना यंग इटली यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। मेजनी ने किया था। यंग इटली और यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली और यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। मेजनी ने यंग इटली और यूरोप की स्थापना की, और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेजनी ने एक ऐसा व्यक्ति था जो कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था और 24 साल की युवावस्था के लिए लिगुरियाई क्रांति के लिए उसने बहिष्कृत कर दिया था। और इसने कितने वर्ष की अवस्था में ही, तो ये युद्ध के लिए जब कार्बोनरी गुप्त संगठन से जुड़ा, इस समय इसकी उम्र कितनी थी? तो कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के सदस्यता 24 वर्ष की अवस्था में ली थी। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन से 24 वर्ष की अवस्था में जुड़ा। 24 वर्ष की अवस्था में जुड़ा, यानी कहने का अर्थ है कि मेजनी जब कार्बोनरी गुप्त संगठन से जुड़े तब उसकी आयु कितनी थी? तो उसकी आयु 24 वर्ष थी। मेजनी की आयु जब कार्बोनरी गुप्त संगठन से जुड़ा तो इसकी आयु 24 वर्ष थी। उसके बाद जब ये बातें किसने कहा कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये बातें मेटरनिख ने बताई थी कि जब फ्रांस छिपता है, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बातें किसने बताई? तो ये बातें बताने वाले व्यक्ति मेटरनिख थे। ये बातें किसने बताई थी? ये बातें मेटरनिख ने बताई थी। मेटरनिख ने बताई। ये मेटरनिख कौन था? तो ये मेटरनिख भी यूरोप का ही रहने वाला था और इसने यूरोप की क्रांति में भाग लिया था। तो जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बातें बताने वाला व्यक्ति मेटरनिख ही था।
मेटरनिक ने जुलाई की क्रांति को ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़का दिया था। यानी जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो जुलाई क्रांति मेटरनिक के समय जुलाई 1843 में हुआ था। 43 ईस्वी में हुआ था। जुलाई की क्रांति किसके समय हुआ था? तो जुलाई की क्रांति मेटरनिक के समय हुआ था। उसके बाद कहा गया कि जब नीदरलैंड किस क्रांति के बाद यूरोप से अलग हो गया? तो नीदरलैंड यूरोप की क्रांति के बाद नीदरलैंड यूरोप से अलग हो गया। यूरोपीय क्रांति के बाद नीदरलैंड यूरोप से अलग हो गया। नीदरलैंड यूरोपीय क्रांति नहीं कह सकते हैं, जुलाई क्रांति कहिए, यूरोप से अलग हो गया। तो कब हो गया? तो जुलाई क्रांति, यूरोपीय क्रांति छोड़िए, लेकिन जुलाई क्रांति के बाद नीदरलैंड यूरोप से अलग हो गया। यानी नीदरलैंड यूरोप से कब अलग हुआ था? तो जुलाई की क्रांति के बाद नीदरलैंड यूरोप से अलग हो गया। जुलाई की क्रांति किसके समय हुई थी? तो जुलाई की क्रांति मेटरनिक के समय जुलाई में हुई थी। ये बातें किसने बताई थी कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये बातें बताने वाला भी व्यक्ति मेटरनिक ही था। मेटरनिक एक अच्छा शासक था, लेकिन वह शासन में थोड़ी सी ढील के कारण वह शासन उसका सही से नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण वह कहा कि जब एक क्षेत्र को हम सुधारते हैं दूसरा क्षेत्र बिगड़ने लगता है। तो कह रहा है कि जब फ्रांस छिका तो यूरोप को भी सर्दी जुकाम, यानी थोड़ा सा गड़बड़ी यदि फ्रांस में शुरू होता है तो यूरोप में भी हलचल पैदा हो जाती है। मेजनी किस संगठन से जुड़ा हुआ था? तो मेजनी कार्बोनरी गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ था। और ये कितने वर्ष की अवस्था में मेजनी कार्बोनरी गुप्त संगठन से जुड़ा? तो कार्बोनरी संगठन से मेजनी 24 वर्ष की अवस्था में जुड़ा। और यंग इटली यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली और यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। उसके बाद यूनान का स्वतंत्र राष्ट्रवाद की मान्यता कब मिली? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्रवाद की मान्यता 1832 ईस्वी में मिला था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्रवाद की मान्यता यूनान को स्वतंत्र राष्ट्रवाद की मान्यता कब प्राप्त हुई? तब स्वतंत्र राष्ट्रवाद की मान्यता 1832 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। 1832 ईस्वी में प्राप्त हुआ। यानी यूनान को स्वतंत्र राष्ट्रवाद की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्रवाद की मान्यता 1832 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल।